नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम 23 फरवरी 2024 जो पिछली साल एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 4 हम मॉक टेस्ट में देंगे। हमारी लैंग्वेज हिंदी रहने वाली है। हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे जाने से पहले दोस्तों, आपको करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए। दोस्तों, आपको करंट अफेयर का हैंड राइटिंग पीडीएफ चाहिए तो हमारे चैनल एसएससी विथ नीरज पे जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। अथवा आपको किसी और मतलब नहीं बोलते हैं कि भैया मैं टेलीग्राम पे नहीं हूं, अथवा भाई मैं टेलीग्राम पे नहीं हूं, तो आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ इसलिए जरूरी है क्योंकि 3 से 4 सवाल करंट अफेयर से आने ही हैं। जो मेरे पास पीडीएफ पड़ी है वो कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लासेस वाले हैं, उनका हैंड राइटिंग नोट से 6 घंटे का जो सर का वीडियो है ना दोस्त, उसका। तो दोस्तों, टाइम की बर्बादी नहीं करेंगे। 160 में टारगेट मेरा यही रहेगा कि 140 से अब नीचे नहीं जाना चाहिए। रिवीजन चरम सीमा पे है मेरा। रिवीजन अच्छे से कर रहा हूं और एनालिसिस एकदम ताड़म तोड़ कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात कि दोस्तों, आज मैं आपको स्किप करने का तरीका सिखाऊंगा। मेरे को आज रीजनिंग में 40 नहीं चाहिए, मैथ में 40 नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम टाइम में रीजनिंग और मैथ खत्म करूंगा। आज का टारगेट मेरा ये रहेगा। तो दोस्तों, मैं मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूं। सबसे पहले सी। तो सी से सीधा सा तात्पर्य मेरे को दे रखा था ओ का उल्टा क्या होता है, ले गया पहला। मेरे को दे रखा था सी जेड, कैसे आ गया भैया, सी और ओ मेरे को दे रखा था, यानी कि यहाँ पे मेरे को देने की सी का मतलब 3 आ जाएगा। 3 और 15 मेरे को दे रखा था। एक्स का मतलब जो है एक्स का मतलब 24 दे रखा था और 10 दे रखा था, यानी कि अल्टीमेट मेरे को कितना प्लस किया, एक में 7 प्लस किया, एक में कितना प्लस किया, ओ में 9 प्लस किया ना यार। तो दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को अब उल्टा अगर ट्राई करूं तो मेरे को घटाने का है। अगर 3 में से घटाता हूं तो मेरे को कितना घटाना पड़ रहा है, एकदम आसान सा दोस्त। देखो, पहले में से मैंने 5 घटाए, दूसरे में से 5 घटाए, क्यू में से 5 घटाऊंगा एल आ जाएगा, यू में से गलत हो जाएगा, क्यू में से 5 नहीं घटा सकता एस में से। तो दोस्तों, एकदम आसान सा सवाल है। ई में से 5 घटाऊंगा तो जेड हो जाएगा, क्यू में से 5 घटाऊंगा तो एल आएगा। सब में से -5 था। दो कटिंग है, दो कटिंग के बाद त्रिभुज आमने सामने है, तो यहाँ पे भी त्रिभुज आमने सामने, यहाँ पे भी त्रिभुज आमने सामने। आंसर नंबर 1 होने के लिए एकदम उतावला है, पहला आंसर हो सकता है। और मैं एकदम अच्छे से देख लूंगा डायग्राम, उस हिसाब से मेरे को दे रखा है। पहला ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा 110% गलत है, तीसरा गलत है और चौथा भी गलत है। तो दोस्तों, आंसर मेरा 1 हो जाएगा। मैंने टिक मार दिया है। 18। तो 18 में से मेरे को 5 प्लस किया गया है। 5 में मेरे को दे रहा था 5। 5 में मेरे को देता है कि 5 में मैंने 7 प्लस किया। 7 के बाद 5 के बाद वापस मैंने मेरे को 5 देखो, पहले 5 प्लस किया, फिर 7 प्लस किया, फिर वापस 5 प्लस किया, फिर 7 से मेरे को दे रहा था 3 आ जाएगा, फिर 9 प्लस किया। क्या भाई आप, हाँ सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे यहाँ पे 7 2 9 आएगा। दो चीज चल रही है। एक में मेरे को दे रखा था, एक में मेरे को 5 प्लस कर दिया इन लोगों ने। पहले 5 प्लस कर दिया, फिर 9 प्लस किया, फिर 5 प्लस किया, फिर 9 प्लस किया, वापस 5 करूंगा तो मेरे को 51 मेरा आंसर आ जाएगा। दोस्तों, स्पीड में करेंगे, स्पीड में दोस्तों आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। और अप्रोच सीखना है दोस्तों आपको कि मैं कैसे स्पीड से मतलब कोशिश कर रहा हूँ आज निपटाने का। कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, चलो ठीक है, कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, यानी कि डिवाइड को देख लेता हूँ। अगर मैं डिवाइड की जगह पे 2 ले लूंगा तो 2 एकम 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, -4 आएगा, एक में से घटा दूंगा, यानी कि पहला ही आंसर मेरे को दे रखा था, उतावला नहीं है। देखो, अगर मेरे पास 5 रुपया है तो 5 माइनस मेरे को दे रखा था 5 - 2 डिवाइडेड 1 और मल्टीप्लाई 3 कर देना है और +7 करना है। यानी कि 1 से काटूंगा 2, यानी कि -6 आ जाएगा। अगर 7 में से 1 घटाऊंगा तो मेरे को 6, पहला ठीक है। तो मेरे को देना था नहीं कि 7 प्लस आएगा, 7 + 8 -6 आ जाएगा, 3 से भागा देना है। 3 से भगा दूंगा, 2 2 दूनी 4 आएगा, -4 घटा दूंगा, यानी कि 4 प्लस करूंगा। पहला दूसरा दोनों के दोनों आंसर ठीक है। फिर मेरे को दे रखा था 8 प्लस मेरे को दे रहा था 7 दूना 14 मेरे को दे रहा था, यानी कि 14 -2 मेरे को दे रखा था। 14 -2 का अल्टीमेट मेरे को कितना दे रखा था, 12 20 आ जाएगा। तो दोस्तों, आंसर मेरा जो है ना सी गलत है, लेकिन उसके अलावा मैं लास्ट वाला देखूंगा क्या ये सही है कि नहीं है। तो 7 दूना 14 मेरे को देना कि 7 दूना 14 -3 में भागा दूंगा और लास्ट में अल्टीमेट मेरे को प्लस करना है 4। तो -3 + 4 आ जाएगा, एक प्लस कर दूंगा 15। आंसर मेरा 110% दोस्त सी आ जाएगा। मेरे को 5 व्यक्ति हैं,
केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी जो है ना डी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। बी मेरे को दे रखा था बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो बी मेरे को दे रखा था बी के दाएं से दूसरे स्थान पर हमारा ए है। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। सी मेरे को दे रखा था ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए के बगल में एक जगह खाली है, अगर उस जगह पे सी नहीं बैठा है तो उसके जगह में बगल में कौन बैठा होगा? तो मुझे लग रहा है ए बी सी डी ई बैठा होगा, ई बैठा होगा। तो मेरे को दे रहा था कि डी जो है अपना, तो डी के मेरे को दे रखा था डी के ठीक दाईं और कौन बैठा है जो हमारे ए के बगल में नहीं बैठा था वो। सबसे पहले दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? चलो 15 का 15, 15 दूना 30 प्लस वन, यानी कि गुणा दो हुआ प्लस वन, गुणा दो प्लस वन, गुणा दो प्लस वन, 12 24 7 14 15। चलो ठीक है, यानी गुणा दो यानी कि 5 दूना 10 का 2, हाथ से लगो एक, इकाई का अंक एक आएगा दोस्तों। 5 दूना 10 यानी कि 25 दूना 500। तो 510 प्लस एक आ जाएगा, एकदम आसान सा है। गुणा दो किया मैंने, आर ई बी आई आ जाएगा, आर ई बी आ जाएगा, आर ई बी आ जाएगा, आर ई बी आ जाएगा, आर ई बी। तो आर ई बी के बाद 2 बार ई आ जाएगा, 2 बार ई के बाद 1 बार ई आ जाएगा, यानी कि दूसरा नंबर पहले नंबर पे आएगा। मेरे से क्या पूछा है? यानी कि शब्द 5वें स्थान पर आएगा। तो मेरे को दे रखा था बी ए, बी आई और बी ई। तो मेरे को बी आई आर जो है, आर मेरा 5वें नंबर पे आएगा, एन पहले आ जाएगा। तो मेरे को टीएच को पकड़ना है। लास्ट में जहां टीएच पकड़ा मैंने उसको टिक मारा और आगे बढ़ गया। देख दोस्त, सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये 45 डिग्री आगे बढ़ा, 45 के बाद वापस 45 बढ़ा, फिर 45 बढ़ा, तो फिर 45 के तहत मेरा आंसर 110% पहला आएगा। बाकी मैं आपको बाकी सब दिखा देता हूं दोस्तों 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 दोस्तों। थोड़ा सा गड़बड़ है क्या भाई? पहले और लास्ट वाला डायग्राम सेम है। हाँ, अब मेरे को देखना है कि हाँ भाई तीर। तो देखिए दोस्तों, आधार के बाद जो त्रिभुज का जो शीर्ष है ना, त्रिभुज के शीर्ष से निकल रहा है, त्रिभुज के शीर्ष से निकल रहा है और लास्ट वाले में शीर्ष से नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है कि क्रसर जो होता है ना, ये मतलब इसको, मतलब पहली उंगली होती है ना, पहली उंगली को टच करके नीचे लेके जाएंगे ना तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। ये मेरे को सीखने में लगभग टाइम लग गया था एग्जाम हॉल में, आपको मैं पहले ही बता दिया। देखो, 8 लड़के दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। दक्षिण की ओर है दाया को बाया, बाया को दाया पढ़ूंगा, बात खत्म बात खत्म। ए और मेरे को दे रखा था ए और एच आएगा पंक्ति के अंतिम छोर पर है ए। तो नॉर्मल सी बात है, एक साइड में ए को बैठाऊंगा, दूसरी साइड एच को बैठाऊंगा, एक साइड एच को बैठाऊंगा, दूसरी साइड ए को बैठाऊंगा। चलो ठीक है, दो लोग को बैठा दिया। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो एक लड़का है जिसका नाम है बी। तो बी के बगल में या तो एफ है या तो ई है, या तो ई या तो एफ, लेकिन बीच में कौन है? बी। तो बी के निकटतम पड़ोसी है। सी की बात हो रही है, बी के दाई ओर से चौथे स्थान पर है। तो अब मेरे को दे रखा था बी को पकड़ा मैंने, तो मेरे को दे रखा था बी के बाया बोला है। तो बी के बाई ओर से चौथे स्थान, तो मैंने क्या बोला? तो बी के दाई ओर, तो बी के दाई ओर से चौथे स्थान पर। तो एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, और चौथे स्थान पे मैं बैठा दूंगा सी को। बहुत अच्छा सवाल था मेरा। ए के निकटतम बाईं ओर बैठा है। ए के निकटतम बाईं ओर का सीधा तात्पर्य क्या होता है? तो ए के निकटतम दाईं ओर। तो ए के दाईं ओर बैठा है, तो ए के दाईं ओर का मतलब क्या हो जाता है? ए के निकटतम बाईं, बाईं को मैं क्या कर दूंगा? दाईं कर दूंगा। चलो ठीक है, यहाँ पे एफ आ जाएगा, तो एफ के बाद मेरा बी आ जाएगा, फिर मेरा ई आ जाएगा। फिर उसके बाद मेरे को दे रहा था बी के बाद दो स्थान छोड़ के मेरा सी आ जाएगा। यानी कि दोस्तों सिर्फ दो लोग को बैठाना बाकी है, बाकी सब लोग को मैंने बैठा दिया। डी जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी के बगल में जो जगह खाली है वहां पे मैं डी को नहीं बैठाऊंगा। तो सी के निकटतम दाईं ओर, तो दाईं लिखा है लेकिन पूछा मेरे को बाई, जिसका कोई जिक्र नहीं है वो तुम्हारा आंसर है। क्यों? क्योंकि सी के निकटतम दाईं ओर का मतलब होता है बाईं ओर, दाईं ओर का मतलब होता है बाईं ओर। तो मेरे को दे रखा था एच को बैठाया है, ई को भी मैंने बैठा दिया, जी को नहीं बैठाया। तो दोस्तों 110% दक्षिण में बैठाना बहुत हार्ड काम होता है, मैंने लगभग 2 मिनट के अंदर निपटा दिया। जी तुम्हारा आंसर है दोस्त। सबसे पहले कौन सी संख्या जो 9 से विपरीत होगी? देख दोस्त, 9 का उल्टा 7 होता है, 5 का उल्टा 8 होता है, 2 का उल्टा 3 होता है। मेरे से पूछा गया है 9, तो मैं 7 को आंसर मार के आगे बढ़ जाऊंगा। 7 तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्त। एक निश्चित कोड भाषा में मेरे को दे रखा था एम, एम का मतलब क्या आएगा? 13-1, 13 का 12 लिखा है। ले गया भैया, क्या क्या दे दिया मेरे को। देख, मुझे लग रहा है कि सबका स्पेशल कोड है। एम का कोड क्या है? इसमें कॉमन पकड़ो, कॉमन मेरे को दे रखा था ए। ए का कॉमन क्या जाएगा? ए का मेरे को दे रखा था भाई, ले गया। यहाँ पे ए है, सेकंड नंबर पे ए है,
यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है। अच्छा अच्छा, एकदम आसान सा सवाल है दोस्तों। मेरे को सबसे पहले सवाल पढ़ना जरूरी है। एन के लिए कूट बताना है। एन के लिए कूट बताना है तो मेरे को दे रखा था एन सबसे लास्ट वाले में है, तो मेरे को दे रखा था ए का कूट पता चल जाएगा और एस का कूट पता चल सकता है। हाँ, मेरे को दे रखा था नहीं कि पहले डायग्राम में, तो पहले डायग्राम में मेरे को ए दे रखा था, ए के बाद टी दे रखा था, टी के बाद मेरे को दे रखा था एस दे रखा था। ए टी एस का डायग्राम मेरे को दे रखा था नहीं कि 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। तो मेरे को लास्ट में क्या दे रखा था, मेरे को दे रखा था ए एस। अच्छा, ए एस, ए का मतलब क्या हो जाता है, ए एस डबल अक्षर कौन सा है, तो डबल अक्षर मेरे को दे रखा था 6। यानी कि सबसे पहले दोस्तों, जो ए है ना, ए का मतलब 6 होता है, ए का मतलब 6 हो जाता है, तो 6 तुम्हारा आंसर नहीं होगा। एल का मतलब निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, पहली बात। अब इसके अलावा मेरे पास एस मेरे को दे रखा था, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब या तो 5 होगा या तो 0 होगा। तो तुम्हारा आंसर ना तो 5 होगा ना तो 6 होगा, ना तो 5 होगा ना तो 6 होगा। आंसर क्या आ सकता है, तो आंसर आ सकता है 8 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 और 3 ही हो सकता है ना, हाँ। 8 और 3 में से सिर्फ मुझे देख रखा था कि आंसर 8 आ जाएगा। आंसर 8 मेरे को दे रखा था ऑप्शन में, तो 8 ही मेरा आंसर होगा। इसका मतलब जो एल का जिक्र हुआ है ना, एल का मतलब हो जाता है, एल का मतलब हो जाता है, एल का मतलब 3 हो जाएगा। अगर गलती से एल पूछ लेगा ना तो मजा ही आ जाएगा। ठीक दोस्त, कोई शक तुमको? कोई शक नहीं दोस्त, 8 आंसर आएगा तुम्हारा। रुक जा भाई, एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ। ना ही 6 आ जाएगा, ना ही 5 आएगा, ना ही 0 आएगा। ना ही 6 आ जाएगा, ना ही 5 आएगा, 2 आ सकता है क्या? 2 तो आंसर में ही नहीं है, तो एन का आंसर निकालना था। मेरी बात समझ। एम से मैंने क्या किया, एम से मैंने 4 प्लस किया, फिर वापस 4 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया। 4 प्लस करने का मतलब आंसर सी आ जाएगा, चलो ठीक है। क्यू मेरे को दे रखा था, क्यू से वापस 4 प्लस किया, 4 प्लस किया, सी में 4 प्लस करूंगा तो क्या जाएगा, सी में 4 प्लस करूंगा तो जी आ जाएगा। सी और जी एक ही डायग्राम है, आंसर नंबर भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्त। स्पीड का हमारा आज टारगेट रहेगा एक निश्चित कोड भाषा में, एस। ले गया वापस। अच्छा, यहाँ पे मेरे को पूछा गया कि आई के लिए कोड क्या है। सबसे पहले मेरे को फोकस पूरे सवाल पे करना है, मैं शुरुआत के फोकस कर रहा हूँ, ये मेरी गलती है। आई को पकड़ा मैंने, आई पहले डायग्राम में है। आई पहले डायग्राम में मेरे को दे रखा था, एस दे रखा था पहले में, एस दे रखा था। एस का मतलब निकाल पहले तो। एस मेरे को दे रखा था, एस ओ यू आ जाएगा, एस ओ यू टी मेरे को नहीं दे रखा था। सबसे पहले बात, एस, एस का मतलब दे रखा था नहीं कि पहले और तीसरे को कंपेयर किया तो एस का मतलब टी निकल गया। एस ओ, अच्छा टी भी है दोस्त। एस और टी का निकालना एकदम आसान है, एस और टी का निकालूंगा तो 0 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन, 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। यानी कि टी एस का मतलब 4 हो जाता है। टी मेरे को देता है, नहीं कि टी एस का मतलब 4 होता है। तो ना ही 3 ना ही 4, 3 और 4 मेरा आंसर नहीं है, मेरे को निकालना है आई। तो आई का आंसर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ओके दोस्त, तो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने टी को निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है एन का मतलब, निकल जाएगा क्या कहीं से, एन नहीं निकल पाएगा। एन को वो मारो गोली, एन नहीं निकल पाएगा। एस निकल गया, टी निकल गया। अब तो लेके गया मेरे को, ए निकल जाएगा क्या, हाँ ए निकल जाएगा दोस्त। ए निकलेगा पहले और दूसरे से। ए का मतलब क्या जाएगा, यहाँ पे एस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे एस दे रखा था, एस के बाद आएगा एस, ए दे रखा था, टी नहीं दे रखा था, आई नहीं दे रखा था, एन नहीं दे रखा था, यानी कि पहले और दूसरे में 2 कॉमन है। 3 है इसमें, हाँ 3 है। 3 मेरे को दे रखा था, 3 के अलावा मेरे को दे रखा था कि 5 आएगा, 5 नहीं है, 2, 2 है, तो 2 है। तो दोस्तों ना आंसर 3 होगा, ना 4 होगा, ना 2 होगा, आंसर मेरा 5 हो जाएगा। आंसर मेरा आई का मतलब 5 हो जाता है। आंसर मेरा 5 हो जाएगा, 3 को काट दिया, 4 को काट दिया और 2 को काट दिया, आंसर मेरा 5 हो जाएगा दोस्त। सबसे पहली बात कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था डॉट, यहाँ पे था, एक स्थान आगे गया, सबसे पहले एक बढ़ा, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा, तो फिर मेरे को दे रखा था 2 के बाद 3 बढ़ना चाहिए था, 1 2 3 बढ़ा। अब यहाँ से 4 बढ़ेगा। 4 का मतलब क्या हो जाता है, 4 का मतलब 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा और 4 बढ़ेगा। यानी कि लगभग 7 बजे के आजू बाजू होगा, 7 बजे के आजू बाजू। आंसर नंबर डी और आंसर नंबर बी, यानी कि बी और डी होने का चांस है। अब मैं जीरो को पकड़ूंगा, जीरो उल्टी दिशा में बढ़ा, पहले एक बढ़ा, फिर वापस एक बढ़ा, फिर वापस एक बढ़ा और एक एक बढ़ा। यानी कि जो 3 और 7 बज रहा है, जीरो का मतलब 3, देखो दोस्तों, जीरो का मतलब 2 बज रहा है, जीरो का मतलब 2 हो सकता है, और इसका मतलब सॉरी 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 सॉरी, बी थोड़ी होगा आंसर। मेरा आंसर हो जाएगा 110% डी। तो दोस्तों मैं कंफ्यूजन किसमें था कि मेरा 3 बज रहा है, 3 बजने का मतलब यहाँ पे 2 बज रहा है और यहाँ पे 7 बज रहा है। कभी भी गोले को मैं क्लॉक के हिसाब से जज करता हूँ, क्लॉक के हिसाब से जज करने में अपने को फटाफट समझ में आता है दोस्त। पी, पी में एक जोड़ा, एस में मेरे को एक जोड़ा, नहीं कि वी में मैंने एक जोड़ा, नहीं कि सी में डी जोड़ूंगा, नहीं कि जी में आई जोड़ूंगा, डी में
जी में एच जोड़ूंगा, यानी कि के में एल जोड़ूंगा, तो मेरे को देने के वी वी डब्ल्यू आ जाएगा, एच टी मेरे को देता है कि पी क्यू दे रखा था, यानी कि सी का डी। डी सिर्फ एक ही डायग्राम में है, आंसर एकदम ठीक है। पी मेरे को देता है क्यू की बहन है, तो क्यू पता नहीं है लड़का है कि लड़की, लेकिन मेरे को पता है पी एक लड़की है, तो मेरे को देता है कि क्यू की बहन का नाम है पी। क्यू जो है, क्यू मेरे को दे रखा था एस की माँ है, यानी कि सॉरी क्यू जो है, क्यू एक माता है, यानी कि ये भी हमारी मतलब गल हुई। एस क्या है पता नहीं, एस की माँ है। एस जो है आर का भाई है, यानी कि जो है एक हिसाब से पुत्र हो गया, यानी कि लड़का हो गया। आर क्या है पता नहीं। आर जो है ना टी का पिता है, अब लेके जा रहा है। ये मेरे को दे रखा था प्लस है, भाई का भाई है। आर क्या है पिता है किसका, तो टी का, बहुत बढ़िया। टी का पिता है, टी की बात हो रही है। टी जो है ना यू का पति है, यू क्या है लड़की, पति किसका होता है लड़की का। माइनस हो जाएगा, टी क्या है प्लस में आ जाएगा, टी मतलब क्या जाएगा, टी यू का पति है। अब मेरे को दे रखा था आर जो है, ओ माँ कसम, यू से कैसे संबंधित है, तो एक लड़की है, लड़की के ये ससुर है ना, हाँ आर ससुर है। पिता पति 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 के पिता, पति के पिता का नाम है आर, मेरे को दे रखा था आर, यानी कि टी का पिता है, टी का पिता है, टी मेरे को दे रखा था यू का पति है। तो इतने से डायग्राम निकल जाता है ना, यू का पति का नाम क्या जाएगा, यू के पति का नाम है टी, टी के पिता का नाम आर, तो आर क्या जाएगा, पति के पिता, पति के पिता यानी कि ससुर जी हैं। चलो ठीक है, यानी कि दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। चलो ठीक है, कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी कि 8 से मैं 3 को काट सकता हूँ, मेरे को आंसर लाना है 3। यानी कि मेरे को 8 की जगह पे अगर मैं 6 को लाऊं, 8 की जगह पे अगर मैं भागा का जगह पे जो भागा वाला है ना, भागा अगर माइनस के जगह पे ले जाता हूँ, तो गड़बड़ा जाएगा, आंसर गड़बड़ा जाएगा, पूरा आंसर गड़बड़ा जाएगा। हाँ, चांस ही नहीं है। यानी कि मेरे को देने के डिवाइडेड को माइनस में लेके चलूंगा, डिवाइडेड को अगर माइनस में लेके जाऊंगा तो कुछ हो सकता है। देख, अगर मैं पहला डायग्राम ट्राई करता हूँ, यानी कि पहला डायग्राम मतलब पहला सॉल्यूशन करता हूँ समीकरण का, यानी कि 12 12 प्लस 6 जाएगा, 12 प्लस 6 मेरे को गुणा, मेरे को दे रखा था गुणा के जगह पे -2 किया, फिर गुणा 24 आ जाएगा, गुणा 24 आएगा, डिवाइडेड मेरे को 8 दे रखा था, 8 तिया मेरे को 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर 12, पहला गलत। दूसरा मेरे को दे रखा था, यानी कि 12 प्लस 6 जाएगा, 12 प्लस 6 गुणा गुणा 2 मेरे को दे रखा था, गुणा 2 इक्वल, इक्वल किया मैंने, इक्वल करने के बाद 8 से भाग दूंगा, 3 आ जाएगा, 3 - 3 आंसर आ जाएगा 0। कभी भी आंसर बी भी नहीं हो सकता है। तीसरा मेरे को अगर माइनस की जगह पे करना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो 12 प्लस 6 गुणा 2 भाग्या 24। तो भाई लास्ट वाला ट्राई करना, इसको मैं बाद में ट्राई करूंगा, मैं लास्ट वाले को ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 12 - 12 और प्लस मेरे को दे रखा था 8 तिया 24, वाह, 12 से 12 कट गया, 8 तिया 24, 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। पहला कुछ कुछ मेरे को दे रखा था, कुछ एफ मेरे को दे रखा था, नहीं कि कुछ एफ टी है, और सभी के सभी एफ जो है के है। बहुत अच्छा सवाल है। कुछ मेरे को दे रखा था के, पूरे के में से जो है ना कुछ के टी है, सही एकदम 110% है। सभी के सभी टी, इतने सारे टी में जो है ना सभी टी एफ गलत है, सभी के सभी के एफ है, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ एक आएगा दोस्त, सिर्फ एक आएगा। एक निष्कर्षण अनुसरण करता है। मेरे को दो कटिंग दे रखी, पहली कटिंग दूसरी कटिंग, अगर दूसरी कटिंग के हिसाब से मैं सोचूं तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को दे रखा था, अगर ये छोटा कटिंग है यानी कि ये वाला जीरो एक ही बार आएगा। यानी कि एक मेरे को डायग्राम कोने पे एक होगा, और यहां से मैं खोलूंगा एक और दो, यानी कि टोटल 5 डब्बे बनेंगे, 5 डब्बे बनेंगे, 5 डब्बे, आंसर एक ही होगा। दोस्तों टाइम की बर्बादी नहीं करूंगा, मैंने अच्छे से काउंट किया है। ए 2 बार बी, ए 2 बार बी ले गया मेरे को, लास्ट में 2 बार बी है तो ए के बाद 2 बार बी होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पे क्या है। अच्छा अच्छा समझ गया। पहले मेरे को ए दे रखा था, फिर 2 बार बी दे रखा था, फिर ए दे रखा था, फिर 3 बार बी दे रखा था, यानी कि पहले में मेरा बी आ जाएगा। चलो ठीक है, पहला बी और लास्ट बी, पहला बी और लास्ट बी ये वाला है, तो मेरे को दे रखा था ए के बाद 3, फिर मेरे को ए आ जाएगा, फिर 4 बार आएगा, फिर ए दे रखा था, फिर 2 2 4 5 बार आएगा। तो आंसर नंबर ए मेरा 110% आंसर है, सारे बी है, सिर्फ एक ही बी है। दोस्तों मैंने लगभग 17.5 मिनट में कर दिया है, और जीएस को एकदम रॉकेट की तरह उड़ाएंगे। डेस्क के पास संसद के किसी भी सदन को आहूत करने और स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास ही ज्यादा पावर रहती है। निम्नलिखित में से जो है किसे भारतीय तट रक्षक बल का मतलब क्या है? तट रक्षक यानी कि हमारे समुद्र वाले,
तट रक्षक बल के जो है 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। करंट अफेयर का सवाल है, मुझे कैसा पता चलेगा? तो पटानिया मेरे को दे रहे थे, नहीं कि राकेश पाल आ जाएगा, राजेंद्र सिंह आ जाएगा, नटराजन। तो मेरे को नटराजन हो सकता है, नहीं कि कृष्णा कृष्णा स्वामी नटराजन साउथ के है ना। निम्नलिखित में से ना कौन की कोकिला भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय है? मेरे को दे रहा था, नहीं कि इंदिरा गांधी आएगा, सरोजिनी नायडू आ जाएगा, मार्गरेट यानी कि मेथर आएगा, सरोजिनी नायडू, बेरिल मार्कम। भारत की कोकिला तो उनको कहा जाता है ना, लता मंगेशकर जी को। ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे मेरे को पूछा क्या गया है भाई? हिंदी समझ आ रहा है ना? भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय था। निम्नलिखित में से कौन भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय था? इंदिरा गांधी गलत। मार्गरेट मार्गरेट थेजर जो है हो नहीं सकता। बेरिल मार्कम। तो सरोजनी नायडू को मैं मान सकता हूँ, सरोजनी नायडू तो हमारी यूपी की पहली, हमारी लग रहा है सीएम नहीं थी, शायद राज्यपाल थी शायद। कौन सा खेल कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आंकलन करने के लिए येलो रेटिंग आ जाएगा? येलो मतलब क्या आ जाएगा? येलो येलो रंग है ना, अच्छा। येलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है, ले गया। यानी कि कौन सा खेल है, कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल, खिलाड़ी जो है ना, खिलाड़ियों की इफिशियंसी के बारे में बात करने की, खिलाड़ियों के जो है ना कौशल स्तर का आकलन करने के लिए जो है ना एलो रेटिंग सिस्टम। देख, सबसे पहली बात क्या है, खिलाड़ियों का औसत बैडमिंटन में हो नहीं सकता है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, शतरंज, टेनिस। बैडमिंटन का सवाल ज्यादा आता है, टेनिस हो सकता है, बास्केटबॉल पता नहीं, शतरंज तो हो नहीं सकता है। 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर लगभग 63% था। देखो, हमारी जो है ना 64%, हमारी 64 पर आज के टाइम में जो है ना 2011 के हिसाब से हमारी साक्षरता दर 74% थी। तो 60 तो हो नहीं सकता, 70 का चांस नहीं है। 74% मेरा आंसर, क्योंकि 2001 का पूछा है। भारतीय संविधान में उल्लेखनीय यानी कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समझ में आया? सही नहीं है। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम अगर 76 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, चलो ठीक है। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, 11वें नंबर का कर्तव्य, और 21A का हमको मौलिक अधिकार इसी संशोधन के तहत मिला था। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग, मेरे को दे रखा था, गलत है, 5A में नहीं है दोस्त, 4 में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इनके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है। आंसर सी हो जाएगा। हरित क्रांति के जो है संदर्भ में एच का मतलब जो है ना HYV का क्या अर्थ होता है? उच्च उपज वाली किस्म, ठीक है, नहीं कि उच्च युवा मेरे को दे रहा था किसमें, मेरे को दे रहा था नहीं कि भारी युवा किस्म, जो है ना भारी युवा किस्म, उच्च मेरे को दे रखा था, उच्च उपज वाली किस्म मेरे को दे रखा था। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा देश यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? हमारा भारत सार्क लेके गया, सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है? अच्छा, देख, सार्क में हमारा पाकिस्तान नहीं है, शायद भूटान है, भूटान नहीं है, भूटान नहीं है, बांग्लादेश हो सकता है, चीन है। सार्क में चीन कहां से आ गया? चीन है, नेपाल है, नेपाल है, चीन में मेरे को भूटान, शायद भूटान, मुझे लगता नहीं है कि सार्क का सदस्य भूटान नहीं है। डेक्स नृत्य की बात हो रही है। डेक्स नृत्य जो है ना उत्सव का जो है ना आयोजन जो है ना केरल पर्यटन यानी कि विकास निगम द्वारा किया जाता है। हम्पी नृत्य कर्नाटक में होता है, हम्पी जो है ना, हम्पी नृत्य कर्नाटक में होता है। केरल पर्यटन यानी कि यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, कि एक बार जो है अक्टूबर नवंबर महीने में मनाया, मार्च अप्रैल में मनाया जाए। कनुन्नू आ जाएगा, महल यानी कि परिसर में, जो है कि त्रिवेंद्रम आएगा, तिरुवनंतपुरम शहर यानी केरल में, यानी कि ममलापुरम आएगा, ममलापुरम उत्सव यानी कि निशा निशा गांधी उत्सव यानी कि नाट्यांजलि। तो ममलापुरम मेरे को दे जाता है कि ममलापुरम जो है ना ममलापुरम उत्सव हो सकता है। गन्ने से चीनी बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के संदर्भ आती है? तो देखो, गन्ने से चीनी बनाना, तो सबसे पहले एक किसान है, किसान ने गन्ना उपटाया, फिर दिया, तो द्वितीय होगा ना यार, द्वितीय क्षेत्र। विनिर्माण जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है, विनिर्माण होता है। प्राथमिक क्षेत्र तो किसान का हो गया ना, गन्ने से चीनी बनाना द्वितीय क्षेत्र हो गया। किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है और यह सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है? भारी, थोरियम 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 थोरियम, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम। देख, यानी कि किस तत्व का जो है परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता है? तो थोरियम जो है ना, थोरियम यानी कि TH होता है, यानी कि प्लू।
प्लूटोनियम आ जाएगा, प्लूटोनियम यानी कि नेपट्टून, यूरेनियम, यूरेनियम का होगा ना यार, यूरेनियम से ही बॉम्ब बनता है, थोरियम, TH लेके गया वापस, यूरेनियम, यूरेनियम 114 यानी कि, अच्छा, यह सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है, भारी रूप से, प्लूटोनियम, थोरियम, थोरियम 106 नंबर का है शायद, नेपट्यूनियम, यूरेनियम को मैं मार के आगे बढ़ जाऊंगा। मेरे को देखा था नहीं कि यहाँ पे मेरे को मिष्टी, मिष्टी जो होता है ना, कि मिष्टी योजना का उद्देश्य यानी कि भारतीय तट पर देख सके यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा आ जाएगा। तो मेरे को यानी कि शंकुधारी यानी कि प्रत्यक्ष यानी कि पर्णपाती यानी कि ये मेरे को देखा सबसे पहले यानी कि तटीय मेरे को सदाबहार रहेगा। तो भारतीय तट पर जो है सदाबहार यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा यानी कि पुनर्स्थापित करना, और मेरे को दे रखा था सामाजिक आर्थिक स्तर को बेहतर बनाना। तो दोस्त सबसे पहली बात कि भारत के जो तट होते हैं ना, वहां पे शंकुधारी और प्रत्येक और पर्णपाती वृक्ष होता ही नहीं है, वहां पे सदाबहार होता है। सदाबहार एक वन का टाइप है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म घटना और उसके जो है उसके प्रकार के संबंध में सही है, समझ में आया? अच्छा, ओ मेरी बात समझ, कौन सा युग्म घटना और उसके प्रकार, जेवलिन, तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो करते हैं कैसे, तो कूद के, ठीक है। ऊंची कूद, फेंकना, लेके गया, दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके प्रकार से संबंधित है, तो ऊंची कूद में तुमको कूदना पड़ता है और जेवलिन में तुमको फेंकना पड़ता है, दोनों उल्टा दिया है, दोनों के दोनों गलत है, ना तो एक ना तो एक, कौन सा सही है, तो ना तो एक ना तो दो। अगस्त 23 से अंतर्राष्ट्रीय निकी वित्तीय सेवा जो है ना केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, किसके रूप में, वित्तीय सेवा, सांपला व्यास गुप्ता, रामाराजन, राजा रामन आएगा, राजा रामन, गुप्ता आ जाएगा, गुप्ता मेरे को दिनकर गुप्ता आएगा, दिनकर गुप्ता, सातरिया मेरे को यानी कि सातरिया नृत्य के जो है क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जो है ना पद्म भूषण आएगा। अच्छा, पद्म भूषण पाने में मेरे को देखा था नहीं कि सबसे कम उम्र की नर्तकी कौन है, तो मेरे को दे रखा था, मेरे को रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल नहीं है, लेकिन मेरे को यानी कि सोनल मानसिंह आ जाएगा, मल्लिका साराभाई लेके गया अभी, मल्लिका साराभाई भी हो सकता है। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में जो है, अच्छा, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में अपने विधान के लिए जो है ना पद्म भूषण आएगा। देखो, सेकंड नंबर का जो है ना, सेकंड नंबर का पद्म भूषण है, तो मुझे नहीं लगता है कि सोनल यानी कि मल्लिका साराभाई हो सकती है, सोनल मानसिंह ही हो सकती है, सोनल मानसिंह हो सकता है। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंधित है, अंकिता दास बॉक्सिंग, अंकिता, अंकिता जो है हमारी, अंकिता दास बैडमिंटन गलत है, यानी कि वॉलीबॉल गलत है, यानी कि टेबल टेनिस। अच्छा, अंकिता अंकिता दास जो है ना कि टेबल टेनिस खेलती है, अंकिता दास टेबल टेनिस नहीं खेलती है, वॉलीबॉल भी नहीं खेल सकती है, बैडमिंटन भी नहीं, यानी कि इसके वजह से मेरे को लग रहा है अंकिता दास नाम है। निम्नलिखित में से किस है, निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य शैली का संबंध है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। देखो, पश्चिम बंगाल आएगा वो भी ठीक है, उड़ीसा आएगा वो भी ठीक है, झारखंड आएगा वो भी ठीक है, छह 3 राज्यों में होता है पश्चिम बंगाल। दक्षिण भारत में डेक्स एक ग्रामीण सभा होती है, मेरे को दे रखा था उर, मेरे को दे रखा था उर एक ग्रामीण सभा होती है जो उन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जहां जमींदार ब्राह्मण नहीं होते हैं, जमींदार ब्राह्मण नहीं होते यानी कि कायस्थ, कायस्थ यानी कि बड़े लोग, यानी कि सामंत मेरे को देते यानी कि नगरम, यानी कि दक्षिण भारत में नगरम एक ग्रामीण सभा होती है, उर एक ग्रामीण सभा होती है, दक्षिण भारत में उर होता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में यानी कि एम एस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, क्या नाम है उनका, एम एस स्वामीनाथन, कृष्णा राव शंकर, कृष्णा राव जो है ना, कृष्णा राव शंकर, अच्छा, कृष्णा राव शंकर पंडित राजा भैया पूंछवाले किस घराने से संबंधित है, कृष्णा राव शंकर मेरे को दे रहा था, कृष्णा राव शंकर, शंकर मेरे को देखा था आगरा घराना गलत, यानी कि जयपुर घराना हो सकता है, लखनऊ घराना, तो कृष्णा राव शंकर पंडित आएगा, पंडित जो है ग्वालियर लखनऊ घराने से है, और राजा भैया लखनऊ घराना। सबसे पहले दोस्तों मेरे पास 32 मिनट का टाइम है, मैं फटाफट निपटाऊंगा। एक कार का प्रारंभिक मूल्य यानी कि 15 नहीं है भैया, 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए है, यानी कि कार का मेरे को जैसे कि कार का मूल्य यानी कि प्रतिवर्ष अपने जो है ना प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घटता है, कितने, तो 20% की मेरे को दे रहा था कि कार का जो है ना मूल्य यानी कि प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घटता है, यानी कि 2 वर्ष के बाद इसका मूल्य कितना होगा, देख दोस्त, कि 15 के बाद मेरे को कितना, 4 जीरो है ना, दो, तो 2 और 2 4 जीरो को मैं काट दूंगा, क्या लूंगा, 15,
15 का मेरे को क्या निकालना है, 20-20% का दो बार कम कर दूंगा, यानी कि 80% गुणा 80%। 2% के 4 जीरो मैंने काट दिया, 2 जीरो फिर भी मिलेगा। अब मेरे को 15 अट्ठे 120 का एक और जीरो आ जाएगा, और 12 मेरे को दे रखा था, 12 अट्ठा 96 आ जाएगा। तो 96,000 आ जाएगा आंसर। 96,000 मेरे को दे रखा था, उसका मूल्य हो जाएगा 96,000। मेरे को दे रखा था, इसको निपटाना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट निपटाऊंगा तो मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि 9 से 9 कट जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 60। ओ गुरुदेव, तो मेरी बात समझ। तो 12 गुणा 5 गुणा 3 ये सब साथ में आ जाएंगे, और डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले बॉडमास के नियम के अनुसार क्या आ जाएगा, तो बीओडी, पहले ब्रैकेट कटेगा, फिर ऑफ कटेगा, फिर उसके बाद डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाला थर्ड नंबर पे है, ब्रैकेट पहले नंबर पे है। तो मेरे को दे रखा था 60। तो 12 25 60, आंसर 3 आ जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है। एक दुकानदार ने एक फूलदान है 35 रुपए में बेचा। यदि फूलदान का जो ना क्रय मूल्य 250 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। मेरी बात समझ। एक दुकानदार ने जो है एक फूलदान 3500 रुपए में बेचा। यदि फूलदान का जो है क्रय मूल्य, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक सामान है जिसका वैल्यू 2800 रुपया है। 2800 के सामान में अगर मैं 700 रुपया ज्यादा कमा ले रहा हूँ, तो मेरे को दे रखा था 1/4, तो मुझे प्रॉफिट 25% का होगा। 1/4 यानी कि 25% का प्रॉफिट। मेरे को दे रखा था वाई का औसत 12.5 है। तो वाई, अच्छा वाई का मान क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डेविएशन मेथड लगाऊंगा। डेविएशन क्या जाएगा, 12.5 में 16.5 कितना ज्यादा है। तो मेरे को दे रहा था ना कि +4 है। ये 9 कितना कम है, तो 9 कम है, 3.5 कम है, तो -3.5 आ जाएगा। ये 10 कितना कम है, तो 10 ओनली फॉर -2 कम है। ये 12.5 ठीक है। तो y का जो वैल्यू होगा, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस मेरे को दे रखा था 5.5। तो -5.5 यानी कि 4 आएगा, -1.5। जो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12.5 +1.5, यानी कि 14 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो 110%, 14 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 16.5 में मेरे को दे रहे थे कि 4 घटाना था। 4 घटाने के लिए मैंने 2 यहां से ले लिया, और 2 यहां से ले लूंगा, तो मेरे को 1.5 बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 14 तुम्हारा वाई का आंसर हो जाएगा। सरलीकरण कीजिए। सबसे पहले मेरे को ब्रैकेट निपटाना है, तो 3 दूना 6 आ जाएगा। तो 6 में काटूंगा तो 4 आएगा, आंसर 5 आ जाएगा। 24 मेरे को दे रहा था, यानी कि 24 मेरे को 3 दूना 6 जाएगा, 4 यानी कि 4 मेरे को, यानी कि 6, 6 से काटूंगा ना। 6 चौका 24, यानी कि 4 + 1 5 आ जाएगा। कोई शक नहीं है, यानी कि एक ही बात हो रही है। बी से 40% कम कुशल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बी। तो अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, तो यहाँ पे 2/5 फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक। तो मेरे को क्या दे रखा था, कि बी से 40% कम कुशल है। कितना, बी से 40% कम कुशल है। अगर बी तुम्हारा 5% कुशल है ना, 5 कुशल है ना, तो ए 2 कम कर दूंगा, तो 3 कुशल है। यदि बी एक हेलमेट अगर 16 दिनों में बना सकता है, कितना, बी अगर 16 दिनों में बना सकता है, तो ए उसी हेलमेट को कितने दिनों में बना सकता है। आसान सा है। 16 × 25 = 80, 80/3 दिन, 80/3 दिन में बना सकता है। 80/3 दिन में ए बना जाएगा। बी से कम है कितना, 40%। 11 छात्रों के एक समूह, समझ में आया? 11 छात्रों के एक समूह द्वारा जो है ना प्राप्त औसत अंक, 11 छात्र हैं। 11 छात्रों के एक समूह द्वारा जो है ना प्राप्त औसत अंक, यानी कि 53 है। कितना, 11 छात्रों का औसत मेरे को दे रखा था 53 है। 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक, चलो ठीक है। कितना, 11 लोग हैं, 13 लोग हैं। 13 लोग का औसत अंक मेरे को दे रखा था 48 है। सभी के सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक, यहाँ पे निकालूंगा मैं डेविएशन। 11, 11/13। 11 की वैल्यू मेरे को दे रहा था, 11 की वैल्यू मेरे को 53 दे रखी थी, और 13 की वैल्यू मेरे को 48 दे रखी थी। मैंने क्या किया, मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा रेशियो 48 है, ठीक। 48 मान लेता हूं, तो 48 से मेरे को दे रखा था, 48 से कितना ज्यादा है, तो 48 से ये हमारा ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 55 मेरे को दे रखा था। 55 के समान को कितने में बांटना है, तो मेरे को दे रहा था कि 2 24 में बांटना है। तो 24 का 24 यानी कि 2 मेरे को दे रखा था। 24 का 24 आएगा, 24 का 24, 24 48 आएगा, 48 का मतलब आएगा 7 आ जाएगा। 7 का 70 आ जाएगा, 24 आएगा। 24 तिया, तो मेरे को दे रखा था 50.3 से थोड़ा सा कम है। 50.3 से थोड़ा सा कम, मैंने डेविएशन मेथड लगाया दोस्तों। ए भाई, ए गुणा प्लस गुणा प्लस, ये क्या दे रखा,
16 का 14 का स्क्वायर का आएगा, 14 का स्क्वायर मेरे को 14 का स्क्वायर 1 पॉइंट, अच्छा 1.1.96, चलो ठीक है। 112 का आ जाएगा 1 पॉइंट आ जाएगा 1.44, फिर मेरे को देखा नहीं कि 16 का 1 पॉइंट आ जाएगा 69, सबको जोड़ दो तो मेरे को देखा था नहीं कि 10 आ जाएगा, 9 हाथ से लगो 1 आ जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, हाथ से लगो 2, 5.09, 5.09 आएगा, जोड़ दिया फटाफट स्पीड में। मेरी बात समझ, 220 मीटर, तो 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः इतना है। पहले पानी है, पानी 6 है, पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5 और 4 करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा, चलो ठीक है। तो मेरी बात समझ, पानी कितना है, पहले को मैंने लिया पानी, पानी लिखा और दूसरे को छोड़ दिया। पानी 6 है, 5 है, मेरे को दे रखा था 5 और 4 करना है। एक हिसाब से तुम ऐसा बोलते हो कि मिलाना पानी है, अब फिर भी बोलते हो कि दूध 5 से 4 कैसे हो सकता है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। डायग्राम क्या बनेगा, 4 छक 24 आएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 पंचे 20 आएगा, पाँच पचे 25 आ जाएगा। तो अल्टीमेट 20 से 20 रहा, 24 की रेशियो अगर तुमको 25 करना है, 24 की रेशियो 25 करना है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, एक रेशियो पानी मिलाना पड़ेगा। अब मेरे को दे रखा था 2 2 4 44, मेरे को क्या दे रखा था 44 की रेशियो जो है ना, 44 रेशियो की वैल्यू मेरे को दे रखा था 220। अगर 44 को काटूंगा कितना आ जाएगा, 5, 5 चौका 20 यानी कि 2 आ जाएगा, 5 चौका 20 22 आएगा, 5 गुना। तो एक रेशियो की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 5। तो 5 लीटर तुमको पानी मिलाना पड़ेगा। पानी मेरे को दे रहा था, पानी मेरे को दे रहा था, पानी मेरे को 5 था यानी कि 6 से हो गया, तो 5 लीटर मिलाना पड़ेगा दोस्त। एक काम जो है ना, ये मेरे को दे रखा था, एक काम को जो है ना 55 दिनों में कर सकता है। ये मेरे को दे रखा था, एक काम को 55 दिनों में कर सकता है, वह जो है ना 20 दिनों तक काम करता है। अच्छा, ये 55 दिनों में कर सकता है, 20 दिनों तक काम करता है। अच्छा, फिर बी अकेले शेष काम को 49 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, चलो ठीक है। ए मेरे को दे रखा था, ए 55 दिनों में पूरा काम कर सकता है। अगर ए ने 20 दिनों तक काम किया और फिर आ जाएगा बी अकेले शेष काम, तो मेरे को देखना है कि ए जो है ना, ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी। ए जितना काम 25 दिनों में कर रहा है, सॉरी 35 दिनों में कर रहा है, ए जितना काम 35 दिनों में कर रहा है, बी उतना ही काम 49 दिनों में कर रहा है। इन लोगों का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, तो ए बट्टा बी बराबर मेरे को दे रहा था 7 से कट जाएगा 5 आ जाएगा। ए की इफिशियंसी 5 है, बी की इफिशियंसी 4 है, तो दोनों मिलकर कैसे करेंगे, तो 12 आएगा लास्ट में। इकाई अंक मेरे को, इसको चाहूं तो छोड़ भी सकता हूं, मैंने सिर्फ इफिशियंसी निकाल दिया दोस्तों। इफिशियंसी कितनी होगी, 12। इफिशियंसी जब दोनों की आएगी तो 12 का, बाकी मैं चेक भी नहीं करूंगा, टाइम बचाऊंगा मैं अपना। ओके। तो वह साधारण ब्याज की दर कितनी है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 3 गुनी हो जाना, तो ब्याज कितना हो जाना, ब्याज 2p हो जाना। तो p बराबर r, मेरे को देखने की t कितना है, 34 वर्ष निकालना, तुमको 100% की वैल्यू है, p से p कट जाएगा, r निकालना है। r बराबर मेरे को दे रखा था 200 बड़ा 34 का भागा दूंगा। 34 का पढ़ा मैं पढ़ूंगा कितने बार में, 2 बार में, तो 6 में, 6, 6 नहीं आएगा, 5 आएगा, हाँ 5 आएगा। तो 5, 5 चौका 20 का, 5 चौका मेरे को, 5 चौका 20 का जीरो, हाथ से लोगो 2 आ जाएगा, 17 मेरे को दे रहा, 17 के बाद मेरे पास 30 बचेगा, 30 के पास जीरो लगाऊंगा, तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे, अगर मैं 340 में 34 भी काटूंगा यानी कि 6.8 आ जाएगा, 5.8 आएगा। अरे 1.17 का मेरे को दे रखा था, 1.17 का तुम फ्रैक्शन भी निकाल देता तो भी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 1.17 का फ्रैक्शन मेरे को दे रखा था, इसका तो हर लोग 3 आ जाएगा, 24 आएगा, 24, 24 25 26 27, 2 27, 27 के बाद 28 आएगा, चलो कोई शक नहीं है। यानी कि 5.88 मेरे को देगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य मेरे को देगा, यानी कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती तो लाभ हानि। देखो दोस्त, एकदम आसान सा है कि अगर मेरा कोई सीपी है, तो सीपी का जो प्राइस मैंने मार्क प्राइस किया है +28%, +28 में मैंने 15% की छूट दे दिया है, अल्टीमेट मेरे को माइनस करना है। तो 15 मेरे को देगा 15, 15 120 आ जाएगा, हाथ से लगो 12 का, 15 का 15, 15 दूना 30, 40 2 42, यानी कि माइनस कर देना है, यानी कि 4.2%। अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 19.2 प्लस माइनस करना है, यानी कि 0.8 आ जाएगा।
तो मेरे को 8.8 का मेरे को प्रॉफिट होगा, 8.8 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 8.8 का मेरे को लाभ होगा, 8.8 का लाभ। मेरी बात समझ। ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट बी ओ, बॉड मास का नियम में यही है कि बी ओ डी दिमाग में रहेगा ना तो कभी भी गलत नहीं होगा दोस्त। तो बी का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं तो उसके बाद ऑफ को निपटाऊंगा, ऑफ निपटाने का सीधा मतलब क्या जाएगा, गुणा कर देने का। तो 12 12 144, ऊपर 12 जाएगा, 11 3 33, ठीक, माइनस कर दूंगा। फिर मेरे को दे रखा था 12, तो 12 का मेरे को दे देने के 13 दे, नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा दोस्त। 13 चौका मेरे को देने के, 13 चौका मेरे को दे देने के, 13 चौका 52, गुणा 13 चौका 52 आ जाएगा। अब 12 से काटूंगा तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, यानी कि 4 आएगा, 44 मेरे को दे रखा था। आंसर माइनस में आएगा क्या दोस्त? 12 से काटूंगा जो है ना, 12 से काटूंगा 4, अगर 4 में से तुमको 44 माइनस करना पड़ेगा तो -40 आंसर आएगा, -40 आंसर आ जाएगा, 44 ही आएगा ना। देख, 13 को मैं 13 से काटा, 13 चौका जो है ना, 13 चौका जो है ना 11, मेरे को 44 आएगा। तो -44 में से जब मेरा +4 कटेगा, 110% आंसर 40 आएगा दोस्त। स्पीड, हर में मैं 1 1 मिनट ले ले रहा हूँ यार। यदि मेरे को देखता, यदि ई का 30% एफ के 60% के बराबर है, एकदम आसान सा है, मैंने क्या किया, ई, तो ई का 30% एफ के 60% के बराबर है, तो रेशियो निकाल दूंगा, ई नीचे आ जाएगा, सॉरी ई ऊपर आएगा, एफ नीचे आ जाएगा, 6 को काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 2:1। तो ई मेरे को दे रखा था, ई और एफ मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था 2:1, तुम्हारा आंसर रहेगा 2:1 आंसर हो जाएगा दोस्त। एक कार का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य समझ में आता है, हाँ विक्रय मूल्य समझ में आता है। एक कार का विक्रय मूल्य यानी कि 640 रुपए है, यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है। ओके, एक कार का विक्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य है भैया, विक्रय मूल्य, हाँ विक्रय मूल्य ये है। कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य कितना है, एकदम आसान सा है। अगर मैंने 60% छूट दे दिया तो 40% मैंने बेचा, 40% की वैल्यू तुम ऐसा बोलते हो कि 64 है, तो 4 से काटूंगा 16, जीरो बढ़ा दूंगा तो मेरा आ जाएगा 100, यानी कि 1600 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1600, 1600। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही हैं, चलो ठीक है। दो ट्रेनें, देख दोस्त, जब भी समान दिशा आएगी घटा देना है, जब भी विपरीत दिशा जाएगी जोड़ देना है। तो मेरे को देता नहीं कि विपरीत दिशाओं में अगर समान गति से चल रही है, यानी कि विपरीत दिशा का मतलब स्पीड कभी भी 2x होगा। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई यानी कि 100 मेरे 160 मेरे को यानी कि 320 दोनों की हो जाएगी, 320 मीटर है, तो वे एक दूसरे को 32 सेकेंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है? गति हो जाएगी 2x, 2x मेरे को दे रखा था, ऊपर मीटर आ जाएगा, नीचे सेकेंड आ जाएगा 32। तो उनको निकालना क्या है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए मेरे को 18/5 से गुणा करना पड़ता है, 18। कोई शक है? कोई शक नहीं है। अरे 32 32 तो कट जाएगा दोनों, तो मेरे को दे रखा था 10 आ जाएगा, 5 से काटूंगा 2 आ जाएगा, अच्छा 18 आ जाएगा आंसर तुम्हारा। एकदम आसान सा सवाल था दोस्तों, काफी स्पीड में। भाई थोड़ा कम हिलाओ यार, क्रसर मेरा हिल गया। चलो चालू 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 पड़ गया, चालू पड़ गया, देखो 320 आएगा, 320 मेरे को 320 मीटर, मेरे को 32 सेकंड आएगा, मीटर पर सेकंड को जो 18/5 आएगा, मेरे को दे देंगे 5 दूना 10 आएगा, 2x मेरे को दे रखा था। तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है, प्रत्येक ट्रेन की गति 18 आ जाएगी, 18 + 18 36 आंसर तुम्हारा आ जाएगा, विपरीत दिशाओं में चल रही है। मेरे को दे रखता नहीं कि पी, पी मेरे को यानी कि क्यू को जो है एक कुर्सी जो है 40% के लाभ पर बेचता है। पी एक लड़का है, तो क्यू को बेचा, क्यू को जो है कुर्सी 40% के लाभ पर बेचा, क्यू उसे आर को 80% के लाभ पर बेचा, ठीक, आर को। अब मेरे को दे रखा था आर को 40% के लाभ पर बेचा, पी और आर के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? आसान सा सवाल तुमने पूछा है कि अगर 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का सामान को मैंने क्यू को कितने में बेचा, मेरे लिए तो सिप देख, अच्छा अच्छा, अच्छा मेरी बात समझ। पी मेरे को क्यू को जो है ना एक कुर्सी मेरे को दे रखा था, तो इसका पी का जो मेरे को कॉस्ट प्राइस है ना, तो पी का मेरे को कॉस्ट प्राइस मेरे को 100 है, पी का कॉस्ट प्राइस 100 है, 100 के सामान को 40% के लाभ पर बेचा, यानी कि 140 मेरे को दे रखा था, और वही मैंने आर को कितने में बेचा, आर को 80% के लाभ पर बेचा। 80 का मतलब 208, मेरे को 8 चौका 32, 8 चौका, 8 चौका 32, 3 आ जाएगा, 112 रुपए में बेचा।
क्या बात, सॉरी, 80% के लाभ पर बेचा ना, तो 180 आ जाएगा। सॉरी दोस्त, मेरी हालत खराब। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? 18 चौका, 18 चौका 72 आ जाएगा। 18 चौका 72 का 2 हार्सिन लोगों 7 आएगा। फिर मेरे को 252 रुपए में बेचा। ठीक, 252 रुपए में बेचा। तो मेरे को दे रखा था आर का क्रय मूल्य कितना है, तो आर का क्रय मूल्य 252 है। तो 252 मेरे को दे रखा था, 100 का रेशियो निकालना है। तो किसे किसे कटेगा? 25 से कटेगा, शायद 25 से कट जाना चाहिए। 4 25 मेरे को देने के, 4 छक 24 आ जाएगा। एक 4 3 63 आएगा दोस्त, आंसर 63 आएगा। तो दोस्तों एकदम आसान सा था। 100 रेशियो आ जाएगा, 100 रेशियो 200 आ जाएगा, 100 रेशियो 252 आएगा। 100 रेशियो 252 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 252। 252 यानी कि 6 यानी कि 63 तुम्हारा आंसर रहेगा, 63 आंसर आ जाएगा। देख, एक आदमी अपनी आय मेरे को दे रखा था। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है। कितना? 58% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उनकी उसकी आय 30% बढ़ जाती है। क्या बात कर रहा है? एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय 30% बढ़ जाती है, और उसका व्यय भी, व्यय यानी कि खर्च करता है, और उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है। तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करिए। एकदम सवाल आसान है, 100 मान के करूंगा मैं। 100 रुपए का मेरा क्या जाएगा? मैं 100 रुपए मेरी इनकम है। 100 रुपए में मेरा खर्चा क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेरा 68% है। तो मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी? तो मेरी सेविंग हो जाएगी 42%। 42% की सेविंग है। उसकी आय 30% बढ़ जाती है। आय कितनी परसेंट बढ़ गई? तो 130 हो जाएगी, 130%। और मेरे को देखा था उसका व्यय। तो व्यय पहले 58 था, अब 58 में 25% बढ़ जाना, यानी कि 5/4 बढ़ जाना। तो मेरे को दे रखा था 2 का मतलब 29 मेरे को दे रखा था। अब 29 का लास्ट में 2 से भागा करना पड़ेगा। दो का मतलब दो का मतलब क्या जाएगा? 2 बचेगा, 2 में मैंने 5 का गुणा किया, 5 से मल्टीप्लाई यानी कि 25। 25 9 225, 25 का 5 आएगा, हर्षिन लोगो 2, 22 पॉइंट लगा दूंगा। और 25 दूना 50 मेरे को दे रखा था 72। तो आंसर मेरे को दे रखा था 72, मेरे को दे रखा था 72.5%। 72.5%। तो उसकी बचत मेरे को दे रखा था, उसकी बचत बचत में वृद्धि प्रतिशत कितनी आ जाएगी? तो 72 का मतलब मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 5% दे रखा था, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यानी कि 80 आ जाएगा। 80 से मेरे को 50 दे रखा था। 72 के समान में 72 के समान में तुम्हारा 15.5 कितना होगा, ये वैल्यू निकालनी है। 100 से गुणा किया, 2 जीरो बढ़ाया, तो मेरे को दे रखा था आंसर 30 के आजू 36 के आजू बाजू आएगा दोस्त। कैसे पता चला? तो 40 का मैं 3 बार करूंगा, तो मेरे को जैसे नहीं कि 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मेरे को दे रहा था 29 और जीरो आ जाएगा। तो 3 का मेरे को दे रखा था 4, 4 पंचे, 4 छक 4 सत्ते, 4 सत्ते नहीं आएगा, 4 छंग आ जाएगा। तो दोस्तों 110% मेरा 37% के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा। काफी टाइम ले लिया मैंने इस सवाल में। एक कक्षा में मेरे को दे रखा था, एक कक्षा में 38% लड़के हैं। कितने लड़के हैं? एक कक्षा में 38% लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 31 है। समझ में आया? आया, थोड़ा बहुत तो आया। एक कक्षा में 38% लड़के हैं, यानी कि 38% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी है? तो लड़कियां 62% है। तो 62% की वैल्यू 31 है। तो लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? 19। आसान सा सवाल है। 9 दूना 18 का 18, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। 31 62 मेरे को दे रखा नहीं, दो, कोई शक नहीं है दोस्त। एक घन का फॉर्मूला पता है ना दोस्त? एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेमी है, तो घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 4 मेरे को देने की, 4 एल का स्क्वायर जाना, 4 मेरे को एल का स्क्वायर यानी कि 169 आ जाएगा। 169 में मेरे को देने की 4 9 36 का 6 आर्सन लोगो 3 आ जाएगा। 42 27 का 7 आर्सन लोगो 2 आ जाएगा। 676, 676 तुम्हारा आंसर हो जाएगा बाबू। इसमें 26 का स्क्वायर निकाल देता तो एकदम आसान सा आंसर था, 26 का स्क्वायर। दोस्तों 13 मिनट का टाइम है, अब मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट बताऊं बचाऊं, और 8 मिनट के अंदर अपना हिंदी खत्म करूं। हिंदी का पहला सवाल। देशज विदेशज, जाओ जाकर मालिक से अपनी डेस्क ले लो। तनख्वाह 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 जो है ना, तनख्वाह एक उर्दू शब्द है, तनख्वाह। मेरे को यानी कि लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है, समझ में आया? हाँ। आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की बुराई, माँ के सामने बेटे की बुराई, सेम है ना?
जिस काम के लिए गए थे उसे छोड़कर दूसरा काम गलत, यानी कि किसी के भाई बंधु और इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, यही आएगा। नाम, नाम गुण में विरोध होना, यानी कि दिखावट, आंसर बी आएगा दोस्त। मेरी बात सुन, विलोम शब्द का सही विकल्प विलोम, आस्तिक का नास्तिक होता है, आस्तिक मेरे को देता नहीं कि मेरा मित्र बहुत ही बड़ा नास्तिक है, नास्तिक है, मेरे को देता नहीं कि गलत त्रुटि। जनसंख्या, जनसंख्या ठीक है, जनसंख्या ठीक है, जनसंख्या से मामले, भाई जनसंख्या के मामले में आ जाएगा ना यार, कि जनसंख्या के मामले, जनसंख्या के मामले को भारत दुनिया में, जनसंख्या जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है और भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। तो जनसंख्या के मामले आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, के मामले। मेरी बात समझो, सही वर्तनी ज्ञात करें, स्वप्न क्या होता है, तो स्वप्न ये हो जाएगा, गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लास्ट वाला आएगा स्वप्न। आधा स और न जो होगा प के ऊपर चढ़ा होगा, प के ऊपर न होगा, एकदम आसान सा है, स्वप्न की वर्तनी मैंने सुधार दिया। तत्सम, तत्सम का मतलब ये होता है कि संस्कृत का वो शब्द जो हमने हिंदी में हूबहू उतार दिया, और तद्भव का मतलब वो होता है जो हमने समय और परिस्थितियों के हिसाब से चेंज किया है। पूछा गया है तत्सम, तत्सम का मतलब सेम टू सेम। अच्छा, तत्सम बताना है। आंवला, आंवला को हम आमिर बोलते हैं, गलत, आम बोलते हैं, आम फल बोलते हैं, आम फल, आम, आम फल सेम है। अदरक, अदरक मतलब क्या जाएगा, अदरक मतलब मीठा होता है ना, अदरक। तो आंवला का मतलब आमिर होता है, आंवला का मतलब आमिर होगा। लेकिन ये सही, यानी कि सही शब्दों का जो है ना विकल्प मेरे को अच्छा, मेरी बात समझो, रविवार के दिन, देखो सर मेरी बात समझो, रविवार और दिन दोनों तो दिन की परिभाषा है ना, तो दोनों में से कोई एक आएगा। रविवार, रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। रविवार में अगर रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है, रविवार पर नहीं होगा, को आ जाएगा, में आ जाएगा, रविवार में तो दिन को, पहला मेरे को दे रखा था आंसर नंबर बी आएगा, गलत है, दिन नहीं आएगा, बस इतना मेरा आंसर था। यानी कि मुहावरे के अर्थ को जो सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है, मुहावरे को अच्छे से रूप में व्यक्त, यानी कि पानी पीकर जात पूछना, देख, पानी पूछकर जात पूछना यानी कि किसी की हेल्प ले लेना और फिर पूछना कि भाई तुम्हारी जाति क्या है। अपनी गलती दूसरों पे पूछना, अच्छा, अपनी गलती दूसरों से पूछना गलत। हर समय बेपरवाह रहना, हर समय बेपरवाह रहना हो सकता है। गलती करने वाले पर हावी होना गलत। काम करने के बाद जांच पड़ताल, हाँ, काम करने के बाद जांच पड़ताल, काम करवाने के बाद आएगा। पानी पीकर जात पूछना, पानी पीना और जात पूछना, काम करने के बाद जांच पड़ताल, काम करने के बाद जांच पड़ताल, हर समय बेपरवाह रहना, आंसर बी हो सकता है दोस्त। मेरी बात समझ, मेरे को दे रखा था रेखांकित शब्द के लिए, मेरे को शब्दों वाले जो है ना, यहाँ पे त्रुटि है शब्द में। तुम्हारे व्यवहार से मैं क्या लगेगा कि सुब्दित हूं, क्या बात, दुग्धित, मैं तुम्हारे, तुम्हारे व्यवहार से मैं आ जाएगा दुग्ध, दुग्ध हूं, दुग्धा हूं। अरे दुविधा होगा ना यार, दुविधा का मतलब तुम्हारे व्यवहार से मैं दुविधित, अगर दुविधित मेरे को देगा था सबसे पहले। क्षुब्धा हूँ, क्षुब्ध यानी कि क्षुब्धता हूँ, यानी कि क्षुब्धित आएगा, क्षुब्धित मेरे को दे रखा था, छ से क्षुभ, ध से धित आएगा, शुभधित, यानी कि क्षुब्धता, क्षुब्धता, तुम्हारे व्यवहार से मैं, यानी कि क्षुब्ध हूं, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्धा हूं, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूं, क्षुब्ध हूं। एक सबसे पहले मेरे को दे रहा था नहीं की जगह, मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं, क्या बात कर रहा है, मेरे तो केवल मात्र, मेरे तो मेरे तो केवल एकमात्र, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, गलत। मेरे तो केवल ही आधार आप हैं, गलत। मेरे तो केवल मात्र ही आधार आप हैं, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं। मेरे को लग रहा है आंसर सी हो जाएगा ज्यादा। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं, मेरे तो केवल एक ही आधार, मेरे तो केवल मात्र ही आधार आप है, मेरे तो केवल ही आधार आप है, आंसर सी होगा 110%। मेरी बात समझ, दिए गए विकल्पों में से मेरे को जिसमें त्रुटि है, देख, इतना
आलस्यता, आलस्यता। देखो आलस्यता में जो ना स है ना वो गलत है। इतना आलस्यता करोगे, इतनी आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आलस्यता गलत है यहाँ पे। पर्यायवाची ज्ञात करना है। कपट, छल और कपट, कपट का मतलब परपंची आदमी। पर्यायवाची, कपट का आनंद गलत होता है, यानी कि फरेब। हाँ, कपट का मतलब फरेब का कमर, यानी कि भलाई हो जाएगा, तो फरेब हो जाएगा। मेरे को तो उस विकल्प का मेरे को यानी कि मेरे को त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है। चलो ठीक है। उसने, उसने कहा कि वे चार भाई हैं। उसने कहा वे चार भाई हैं। उसने कहा वह चार भाई हैं। उसने कहा मैं चार भाई हूं। उसने कहा वे चार भाई हैं, गलत। हाँ, हाँ, चार भाई हूं नहीं, चार भाई हैं। उसने कहा कि वो चार भाई हैं, चार भाई हूं, चार भाई हैं। अच्छा, उसने कहा मैं चार भाई हूं। अच्छा, लेके गया। आंसर चार हो सकता है। उसने कहा वह चार भाई हूं। उसने कहा वे चार भाई हूं। उसने कहा मैं चार भाई हूं। उसने कहा मैं चार भाई हूं। उसने कहा कि वे चार भाई हैं। आंसर मेरे को लग रहा है या तो डी होगा या तो ए होगा। उसने कहा कि वे चार भाई हैं। उसने कहा, उसने कहा कि वे चार भाई हैं। उसने कहा कि वे चार भाई, उसने कहा कि वे चार भाई हैं। उसने कहा, देख, उसने कहा कि वे चार भाई हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। आशा का निराशा, आशा का निराशा मेरे को दे रहा, आनंद मेरे को, कायर मेरे को दे रहा था। आशा का जो है ना, आशा का विलोम निराशा होता है। आशा का निराशा। मेरी बात समझो। रिक्त स्थान की पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द चयन करके जो रिक्त स्थान की पूर्ति। वक्त का मतलब समय होता है, यानी कि जल्दी करो वक्त निकल रहा है। भाषा मेरे को दे रखा था, इशारा, राशि, समय। ये मेरे को दे रखा था, वक्त का मतलब समय होता है। मेरी बात समझ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डेस्क का प्रतीक है। मेरे को स्वतंत्रता, मेरे को हमारी पराधीनता यानी कि स्वाधीनता आ जाएगा। संरचना, अच्छाई, हमारी स्वाधीनता, यानी कि भारतीय राष्ट्र ध्वज हमारी डेस्क का प्रतीक है, यानी कि पराधीनता में को संरचना आएगा। अच्छाई, हमारी स्वाधीनता का यानी कि प्रतीक है। देश में अपने ध्वज लहराने का मतलब होता है कि वे स्वतंत्र है। हाँ, तो स्वतंत्र यानी कि स्वाधीनता। आजादी के बाद अगर अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारे स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश के समस्त यानी कि जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता का प्रतीक, यानी कि भारतीय कानून के अनुसार जो है राष्ट्रीय ध्वज डेस्क के कपड़े का होना चाहिए। सूती, सूती। जूट मेरे को, खादी मेरे को, खादी अगर अच्छे यानी कि मलमल, खादी मेरे को देगा, खादी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात समझ। मेरे को राष्ट्रीय ध्वज डेस्क कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे जो है ना, स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी वे दिनों में वे उसको नहीं उसको नहीं देख सकते थे। फहरा मेरे को देखा था, नहीं कि जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी वे दिनों में वे उसको नहीं फहरा सकते थे, यानी कि उतार सकते, यानी कि ला सकते, यानी कि दिखा, यानी कि फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता और डेक्स को दर्शाता है। ध्वज हमारे जो है ना देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास, मेरे को जनसंख्या यानी कि गतिविधि यानी कि हास्य मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ। यानी कि सभ्यता और मेरे को आदर्श को दर्शाता है, यानी कि मेरे को दे रखा था। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डेस्क को प्रदर्शित करता है। हमारे देश की स्वतंत्रता, शुरुआत का लड़ाई यानी कि स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे मेरे को नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ मेरे को अत्याचार मेरे को मुक्त होने पर यानी कि अपने एवं देशवासियों का गौरव युक्त अभियान है। तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि दूसरा मेरे को वापस चेक करना पड़ेगा। तो दोस्त मेरा सबसे पहले मेरे को देखा नहीं कि पहले स्वाधीनता। भारतीय ध्वज हमारे हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज डेस्क के कपड़ों का होना चाहिए। तो भारतीय ध्वज मलमल के कपड़ों का होना चाहिए कि अच्छे कपड़ों का होना चाहिए कि खादी, खादी का होना चाहिए, तो खादी के कपड़ों का होना चाहिए। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं नहीं फहरा, उतार मेरे को ला दिखा सकते थे, नहीं दिखा सकते थे।
आंसर नंबर 3 निकालना है ना। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की, मेरी बात समझ, यानी कि मेरी बात समझ, इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा जो न सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को ही होता था, बाकी वे, मेरे ध्वज का इस्तेमाल बाकी वे दिनों में वे उसको नहीं सकते थे, तो नहीं फहरा सकते थे, नहीं दिखा सकते थे, फहरा ही आएगा ना यार। तो दोस्तों मैं अपना टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ। मैंने हिंदी के सारे किए, मैथ में सारे अटेम्प्ट किए, मैथ के बाद भाई और कहाँ जा रहा है। तो दोस्तों मैं अपना टेस्ट सबमिट कर रहा हूँ, बाकी तो जाने दो। मेरे को लग रहा है मैंने कितना अटेम्प्ट किया है दोस्तों, तो मैंने 80 के 80 सवाल अटेम्प्ट किए हैं। 80 के 80 सवाल अटेम्प्ट करने के बाद मैं अपने मार्क्स देखूंगा। आज मेरे बहुत दिनों बाद 140 आया, मेरा टारगेट भी था 140 नंबर। दोस्तों सबसे गजब बात, 98, 98 मेरा परसेंटाइल है। अंठानवे, अंठानवे मेरा परसेंटाइल है। 80 मेरा है, 80 के 80 अटेम्प्ट किया, 142 मार्क्स, यानी कि मेरे सिर्फ 18 मार्क्स कटे हैं। 18 मार्क्स कटे हैं। मेरा लगभग 91,000 लोगों में मैं 1600 मेरी रैंक है। सबसे बड़ी बात कि दोस्तों हिंदी में अगर एक गड़बड़ नहीं होता ना, तो आज मेरे हिंदी में 40, मैथ में 40 और रीजनिंग में 40 का सपना पूरा हो जाता। जीएस में मेरे 24.5 है, यानी कि अल्टीमेट मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं अपनी बात करूं, तो दोस्तों आज मेरा 8 गड़बड़ हुआ है। 8 मैंने गलतियां की है, एवरेज लोगों ने 15 गलतियां की हैं। एवरेज लोगों से मेरे मार्क्स कितने ज्यादा हैं, तो मेरे मार्क्स 35 नंबर ज्यादा है। 35 नंबर में एवरेज लोगों से ज्यादा मार्क्स क्रिएट किया हूं। 8 जो सवाल गलत है, वो मैं आपको अभी हाल 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि 8 मेरे कौन से सवाल गलत है। एक मेरा हिंदी में गलत है और 7 मेरा जीएस का गलत है। तो दोस्तों मैं सॉल्यूशन आपके सामने ला रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हिंदी का जो मेरा सवाल गलत था ना दोस्त, उसको लिखाऊंगा कि हिंदी में मेरा छठा गलत हो गया। तो मेरे को दे रखा था आंवला, प्रिंस। आंवला मेरे को दे रखा था, आंवला डेक्स विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। तो आंवला का जो होता है ना, आमलक होता है, आमलक। मेरे को लग रहा था कि आमलक होता है, आमलक जो होता है ना। तो दोस्तों हिंदी में मेरा एक गलत है कि आंवले को संस्कृत में, आंवला हिंदी शब्द है, तो आंवले को संस्कृत में आमलक बोलते हैं, आमलक। बाकी ये गलती नहीं किया होता तो मेरे 40 में से 40 आ सकते थे हिंदी में, जनरल अवेयरनेस। तो मेरा दूसरा गलत हो गया। तो मेरे को ये पता था, करंट अफेयर का सवाल है। भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक मेरे को दे रखा था राकेश पाल। 25वें महानिदेशक राकेश पाल, 25वें महानिदेशक राकेश पाल। मेरे को कौन सा खेल मेरे को दे कि बास्केटबॉल, टेनिस, शतरंज। मेरी बात समझ, कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल स्तर, तुम्हारा जो है ना, तुम्हारी इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। एलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है शतरंज। शतरंज अपनी खिलाड़ियों की कौशलता स्तर जांचने के लिए एलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है। मेरे को दे रखा था जो सार्क का सदस्य चीन नहीं है क्या। अच्छा अच्छा, जो सार्क है ना दोस्त, सार्क भारत और भारत के पड़ोसी देशों का शायद समूह है। तो सार्क में चीन सदस्य नहीं है। सार्क एक संगठन है, सार्क में चीन सदस्य नहीं है। डेक्स मेरे को देखा था हम्पी नृत्य उत्सव, तो निशा गांधी। तो जो निशा मेरे को, जो केरला है ना हमारा, तो निशा गांधी करके है, निशा गांधी। निशा गांधी एक ऐसा उत्सव है जो केरल पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। कौन सा, निशा गांधी उत्सव। निशा गांधी उत्सव वर्ष में 2 बार, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल के महीने में कनकुनन महल परिसर में त्रिवेंद्रम अथवा तिरुवनंतपुरम शहर में मनाया जाता है। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम, केरल में या तो अक्टूबर नवंबर या तो मार्च अप्रैल में निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। अगस्त 2023 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष
तो मेरे को दे रखा था कि वित्तीय सेवा प्राधिकरण मेरे को दे रखा था राजा रामन। क्या नाम था इनका? राजा रामन। ये भी करंट अफेयर का सवाल था, राजा रामन। मेरा ज्यादातर कभी भी जीएस में करंट अफेयर तो गलत ही पड़ता है, कितना भी तुक्का मार लो। अगस्त 2023 से अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण के जो अध्यक्ष पद ग्रहण किए हैं उनका नाम है के राजारामन। के राजारामन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद ग्रहण किए हैं, नाम है राजा रामन। 16वां सवाल मेरे को दे रखा था अंकिता दास जो है ना, अंकिता दास टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अंकिता दास टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। अंकिता दास टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। तो मेरे को दे रखा था कृष्णा राव शंकर पंडित। कृष्णा राव शंकर पंडित और राजा भैया ग्वालियर घराने के पुछवाले। राजा भैया पुछवाले ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। तो ग्वालियर घराने के दो व्यक्तियों का नाम अपने दिमाग में रखिए, कृष्णा राव शंकर पंडित और राजा भैया पुछवाले। तो दोस्तों इस हिसाब से मैंने अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दिया, उसका एनालिसिस अच्छे से किया, और मैंने आपको जो मेरी गलतियां है, रीजनिंग में कोई गलती नहीं है, मैथ में कोई गलती नहीं है। आपने अगर मेरा पूरा मॉक टेस्ट देखा तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रीजनिंग और मैथ में, जीएस में मेरे 7 गलती थी, मैंने आपको अपनी गलतियां बता दी। हिंदी में मेरी सिर्फ एक गलतियां थी, वो भी मैंने बता दी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। सबसे बड़ी बात, जिन दोस्तों का एग्जाम कल है उनको पूरे जोश के साथ, हैप्पीनेस के साथ, दिमाग शांत रख के यही सलाह रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, एग्जाम में तोड़ फोड़ मचा दीजिए।